बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का लाहौर में सरकारी ज़मीन को कोड़ियों के भाव फरोख्त करने का अनोखा तरीकाकार। मुल्क के नामवर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों को औकाफ की ज़मीन कोड़ियों के भाव फरोख्त करने की तैयारियां कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने शहर के पोश इलाकों में एक किनाल के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ की बजाय 25 लाख रुपए में फरोख्त करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में सरकारी जमीन कोड़ियों के भाव फरोख्त करने का अनोखा तरीक़ाकार। मुल्क की नामवर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को औकाफ की ज़मीन कोड़ियों के भाव फरोख्त करने की तैयारियां कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ने शहर के पोश इलाके में एक कनाल के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ की बजाय 25 लाख रुपए में फरोख्त किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी ज़मीन कोड़ियों के भाव फरोख्त करने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को औकाफ की ज़मीन कोड़ियों में फरोख्त करने की तैयारियां कर ली गई हैं। पोश इलाके में एक कनाल प्लॉट की कीमत 1 करोड़ की बजाय 25 लाख मुकर्रर कर दी गई। जबकि सिफारिशात पर सोसाइटीज़ को अब सरकारी ज़मीन फ़रोख्त की जा रही है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का सरकारी ज़मीन कोड़ियों के भाव फ़रोख्त करने का अनोखा तरीका। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को औकाफ की ज़मीन कोड़ियों में फ़रोख्त करने की तैयारियां कर ली गई। पोश इलाके में एक किनाल प्लॉट की कीमत 1 करोड़ की बजाय 25 लाख मुकर्रर की गई है। मजीद जानेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा कि सरकारी ज़मीन को कोड़ियों के भाव फ़रोख्त करने का ये अनोखा तरीका इख्तियार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये 2017 में महकमा औकाफ को मालूम हुआ कि उनकी 47 कनाल ज़मीन जो है सरकारी, उस पर एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का कब्ज़ा है। अब इस पर एंटी करप्शन में बाकायदा FIR भी की गई और उस पर जो उनके लोग थे, मालकान थे, उनको बुलाया भी गया। लेकिन अब उस पर पंजाब हुकूमत जो है वो ये ज़मीन फ़रोख्त करने जा रही है। अब हमारे ज़राए के मुताबिक, जो हमारे पास दस्तावेज़ात हैं, उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ये ज़मीन 47 कनाल की जो ज़मीन है, जो कि सरकारी है और शहर के पोश इलाके में है, वो ज़मीन अब कोड़ियों के भाव फ़रोख्त करने जा रही है इस सोसाइटी को। ना कि इसका बराह रास्त जो है वो कोई ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, बल्कि बराह रास्त उसी सोसाइटी को दी जाएगी। लेकिन उसका रेट जो मुकर्रर किया जा रहा है दस्तावेज़ात के मुताबिक, जो कि प्राइवेट कंपनियों से उसके नर्ख लगवाए गए, उसके रेट लगवाए गए, तो उसके मुताबिक नेस्पाक ने तो 22 लाख रुपए पर कनाल रेट मुकर्रर करने की सिफारिशात की और एक जोसेफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी तरफ से 25 लाख रुपए पर कनाल रेट मुकर्रर करने की प्रपोज़ल जो है वो पंजाब हुकूमत को दी गई। अब उस पर महकमा औकाफ ने बाकायदा जो कानून लेजिस्लेटिव कैबिनेट कमेटी है, जिसको चेयर करते हैं सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, तो उनकी सरबराही में बाकायदा इजलास भी और उनको बताया गया कि ये वो रेट हैं जिसके मुताबिक ये ज़मीन फ़रोख्त की जा सकती है इस प्राइवेट सोसाइटी को। तो इसमें 1 करोड़ का जो प्लाट है एक कनाल का, वो अब 22 या 25 लाख में पंजाब हुकूमत वो फ़रोख्त करने जा रही है। इस पर फर्दर डिटेल के लिए जो सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, उन्होंने मज़ीद महकमा औकाफ को टास्क दिया है कि इसके ऊपर मज़ीद काम करें और डिस्ट्रिक्ट रेट जो हैं वो भी ले लें, ताकि उसके मुताबिक ज़मीन जो है इनको फ़रोख्त कर दी जाए। तो इस पर बाबर हयात तारड़ की तरफ से, जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, की तरफ से एतराज़ात भी लगाए गए कि ज़मीन फ़रोख्त ना की जाए, बल्कि इसके बदले ज़मीन को ली जाए उन सोसाइटी की तरफ से। तो उस पर सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि ज़मीन जो ऑर्डिनेंस उनके मुताबिक औकाफ की ज़मीन फ़रोख्त की जा सकती है, लीज़ पे दी जा सकती है, लेकिन उसके बदले से ज़मीन जो है वो किसी से नहीं ली जा सकती। लेकिन अब इस पर हुकूमत पंजाब ने क्योंकि सिफारिशात की हैं कि सोसाइटी को ये ज़मीन फ़रोख्त कर दी जाए, तो उस पर पंजाब हुकूमत रिकमेंडेशन जो हैं वो अब दे दी। उस पर फर्दर जो है वो काम करने के लिए महकमा औकाफ को टास्क भी दे दिया गया है। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे की लैंड एक्विजिशन में अहम पेशरफ्त हुई है। मंसूबे की 62 केनाल 2 मरला एराजी के एक्विजिशन के लिए सेक्शन 6 के निफाज की सिफारिश की गई है। सेक्शन 6 के निफाज के बाद शाहकाम, मोहल्लोंवाल और दीगर इलाकों की स्कीम की एराजी एक्वायर करने का फैसला किया जाएगा। अराजी मालिकान को मुआवजा अदा करके अराजी को मंसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा। शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे की लैंड एक्विजिशन में अहम पेशरफ्त हुई है। मंसूबे की 62 कनाल 2 मरला अराजी के एक्विजिशन के लिए सेक्शन 6 के नफाज की सिफारिश की गई। सेक्शन 6 के नफाज के बाद शाहकाम, मोहल्लोंवाल स्कीम की अराजी एक्वायर की जाएगी। क्या तरीक़ाकार होगा, दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। शेरांवाला गेट और शाहकाम फ्लाईओवर पे LD की जानिब से काम तो जारी है, लेकिन अगर काम की रफ्तार देखें तो काम काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा है शाहकाम फ्लाईओवर पे। अब इसमें अहम पेशरफ ये हुई है कि जो इसकी लैंड एक्विजिशन की जानी थी, उस लैंड एक्विजिशन पे जो रेट्स मुकर्रर किए जा रहे थे DC रेट के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने जो तजवीज़ किए थे, जिसपे ताजर एहतजाज भी कर रहे थे और ज़मीन के जो मालकान थे उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके तमाम रेट्स पर फैसला करके कमिश्नर लाहौर ने
نے یہ کیس SMBR کو بھجوایا تھا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے تمام ریٹس کو برقرار رکھا ہے اور جو ریٹ DPAC میں مقرر کیے گئے تھے انہی پر اب ان کو ادائیگیاں کی جائیں گی۔ اس حوالے سے نہ ہی ریٹ ریوائز کیا جائے گا نہ نئے ریٹ دیے جائیں گے۔ باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 1 سے 2 روز کے اندر نوٹیفیکیشن بھی کر دیا جائے گا۔ شاکام پہ جہاں میں موجود ہوں یہاں پہ کمرشل کا ریٹ جو ہے وہ 4,50,000 روپے فی مرلہ مقرر کیا گیا ہے۔ رہائشی جو پراپرٹیز ہیں ان کا ریٹ 2,70,000 روپے فی مرلہ مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ بات کریں شیرہ والا فلائی اوور پہ تو موضع نولکھا کے اندر جتنی زمین آ رہی ہے جس میں پولیس اسٹیشن بھی نولکھا کا ہے اس کا ریٹ 30 لاکھ روپے فی مرلہ، اور اسی طرح دارشکو کا محلہ جو ہے اس کی جو آبادیاں آ رہی ہیں، دکانیں آ رہی ہیں، پراپرٹیز آ رہی ہیں، ان کا ریٹ جو ہے وہ 24 لاکھ روپے فی مرلہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ وہی ریٹس ہیں جو باقاعدہ DPC کے بعد سیکشن 5 لگانے کے بعد سیکشن 6 کی کارروائی کر کے کیس بھجوایا تھا، لیکن جب اس پہ اعتراض اٹھے تو اس کے بعد ریویژن کی طرف جب بات کی گئی تو اس پہ SMBR نے حتمی فیصلہ کرنا تھا، جو فیصلہ کر دیا ہے اور یہ تمام ریٹس اب برقرار رہیں گے۔ اب تمام ادائیگیاں کی جائیں گی شہریوں کو اور اس کے بعد زمین کا حصول لے کر پروجیکٹس کو باقاعدہ چلایا جائے گا۔ فی الحال اگر بات کی جائے شاکام چوک فلائی اوور کی تو منصوبہ انتہائی سست روی کا شکار، شیرہ والا گیٹ پہ بہت حد تک کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے درے نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہائی کورٹ نے راوی اربن پروجیکٹ کے لیے مختص رقم کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ سیکرٹری فائنانس نے تو فنڈز کی فراہمی پر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا، جبکہ وکیل روڈا نے کہا کہ انڈیا نے راوی پر ڈیم بنا رکھی ہیں، سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ملک اشرف سے۔ ملک اشرف آگاہ کیجیے گا۔ کے متعلق درخواستیں زیر سماعت ہیں اور آج بھی عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس سمیت دیگر پیش ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سے قانونی سوالات ہیں جس میں روڈا کے وکیل عدالت کو مطمئن نہیں کر پا رہے کہ یہ جو روڈا ہے اس کی آئینی حیثیت کیا ہے اور اس کو جو فنڈ فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے جو کے حوالے سے حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے۔ آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں روڈا کی آئینی حیثیت کے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت میں روڈا کے وکیل نے بھی یہ عدالت کو آگاہ کیا کہ یہ ایک مفاد عامہ کا معاملہ ہے، جس میں کچھ ڈیولپر جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی عدالت سے رجوع کیا ہے، جس پر درخواست گزاروں کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں بلکہ یہ معاملہ سرمایہ کاروں کا ہے، جس میں عدالت میں جو دستاویزات دی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ماسٹر پلان جو ہے وہ ان کے ساتھ جو سرمایہ دار ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، یہ درخواست گزاروں کے وکیل کا کہنا تھا۔ مزید اس میں یہ بھی درخواست گزاروں کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے تمام تر قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے۔ مزید اس میں جسٹس شاہد کریم نے درخواست گزاروں کے وکیل کو کہا کہ آپ قانونی بات کریں اور عدالت کی معاونت کریں۔ مزید اس میں یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ جسٹس شاہد کریم نے یہ بھی ریمارک کیے کہ عدالت جو ہے اس کو بتایا جائے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے اس کی عدالت کی معاونت کی جائے۔ مزید یہ بھی جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ کا ماسٹر پلان LDA سے لیا گیا ہے یا نہیں، اور یہ بھی بتایا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ نتائج کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا انٹرمیڈیٹ داخلہ پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پہلی بار داخلے صرف میٹرک کے نتائج کی بنیاد پر نہیں بلکہ تحریری امتحان اور انٹرویوز کے ساتھ ہوں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ نتائج کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے انٹرمیڈیٹ داخلہ پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار داخلے صرف میٹرک کے نتائج کی بنیاد پر نہیں بلکہ تحریری امتحان اور انٹرویوز کے ساتھ ہوں گے۔ اس پر بات کریں گے عمران یونس سے۔ عمران یونس، آگاہ کیجیے گا، یونیورسٹی انتظامیہ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ پالیسی تبدیل کیوں کی گئی؟ جی، انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ طلبہ طالبات جو ہیں وہ تو خوشی سے نہال ہے کیونکہ 1100 میں سے 1100 نمبر جو ہیں وہ طلبہ طالبات کو جو ہیں وہ ملے ہیں۔ اس صورتحال نے طلبہ طالبات کو تو خوش کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمی ادارے جو ہر سال مارکیٹ میں ذہین طلبہ طالبات کی ایک کھیپ جو ہے وہ بیچتے ہیں، ان کو ایڈمیشن میں کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہے کہ کس طرح ذہین طلبہ طالبات کو جو ہے وہ ایڈمیشن دیا جائے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے حوالے سے اگر بات کریں، اس نے ایک پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے۔ وہ کیا ہوگی کہ انٹرمیڈیٹ نے اس
اس مرتبہ اپنی داخلہ پالیسی جو ہے وہ چینج کی ہے. پہلی بار گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جو انٹرمیڈیٹ میں اسٹوڈنٹ داخلہ لیں گے ان کا باقاعدہ طور پر ٹیسٹ ہوگا. یہ ٹیسٹ ہوگا کیا, کیسے لیا جائے گا, تحریری ہوگا, انٹرویو ہوگا, کیا ہوگا, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ جو بچوں کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے ہیں اس پر آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں. دوسرا یہ بھی بتائیے گا جو آپ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں وہ کس قسم کا ٹیسٹ ہوگا, اور اس ٹیسٹ سے واقعی کیا صرف ذہین طلباء طالبات ہی آگے آئیں گے؟ دیکھیے جی, جو اتنے زیادہ مارکس اسٹوڈنٹس کو دیے گئے وہ اس میں شاید یہ دقت ہے کہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ بچے اتنے زیادہ مارکس لے کر آ رہے ہیں, شاید ان کی قابلیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے کہ جتنے مارکس دیے گئے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کم کریکولم پڑھایا گیا, کم ٹیسٹوں کے ٹیسٹ, کم سبجیکٹس کے ٹیسٹ لیے گئے, تو لہٰذا کمپرومائزڈ ہو گیا سارا سسٹم. تو اب اس کی بنیاد پر ہم نے اپنی ایڈمیشن پالیسی, انٹرمیڈیٹ ایڈمیشن پالیسی کو تبدیل کر دیا ہے. آج ہی میں نے اپنی سینئر ٹیم کے ساتھ مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم گورنمنٹ کالج میں انٹرمیڈیٹ کے ایڈمیشن ٹیسٹ اور انٹرویوز کے ساتھ ساتھ پھر مارکس دیکھیں گے. یعنی پہلے ہم ایڈمیشن ٹیسٹ لیں گے جس کے 30 نمبر ہوں گے, جو بچہ اس میں سے پاس ہو جائے گا اس کے انٹرویوز لیے جائیں گے, اس کے 30 نمبر ہوں گے, اور جب بچے ان دونوں فلٹر سے گزر آئیں گے تب ہم ان کے میٹرکس کے مارکس دیکھیں گے اور اس بنا پر فیصلہ کریں گے کہ کون سے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیں گے اور کون سے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا. بہت شکریہ. بالکل سر, اسے سسٹم کی خرابی کہیں یا اجرت میں لیا گیا فیصلہ کہیں. ٹھیک ہے عمران یونس, آپ کا بہت شکریہ. فیڈرل ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا گفتگو کر رہے ہیں. مسائل حل کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہیں, تو ہم نے ایک سائنرجی کا کام کرنا ہے, وہ جیسے برج کا کام کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے مسائل جو ہے نا, بیسک ایم کہ پاکستان پروگریس کرے, اکنامیکلی پروگریس کرے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں, مجھے ایک ہی درس دیتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ ہے اس پاکستان کی وجہ سے ملا ہے, پاکستان کی قدر کرنی ہے, پاکستان کا قرض چکانا ہے. آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں, پاکستان کا نام ترقی کر رہے ہیں. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان, میں نے ساری دنیا میں پھرتا ہوں, ریفیوجیز کیمپ میں گیا ہوں, جن کا وطن نہیں ہوتا تو میں نے ان کا حال دیکھا ہے کہ کیسے وہ روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں, اور ایک ٹینٹ میں ان کی زندگی گزر, کسی کے 10 سال ہو گئے ہیں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں کوئی. تو اس پاکستان کی ترقی میں ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. ٹیکس کلیکٹرز نے جو ٹیکس پے کر رہے ہیں اور دوسرے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, تو انشاءاللہ اس ادارے کے میں جو بھی کمپلینٹ آئے گی اس کو ہم پروسیس کریں گے, اور پھر آئی ول انشور, الحمدللہ آئی ہیو دا فل سپورٹ آف دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو اسی لیے لگایا ہے کہ اس ادارے کو آپ نے, ایک تو ہم نے اس کو کمپلیننٹس فرینڈلی بنانا ہے اور آؤٹ ریچ کرنا ہے. ایک میں انشاءاللہ شہر جاؤں گا, چیمبر سے, ٹریڈ باڈی سے ملوں گا, اور مطلب کوئی گھبرائے نہ کہ انشاءاللہ یہ آپ لا اکراہ فی الدین, لیکن تہمت اسلام پہ نہ لگائیے, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر کسی نے جبر کیا ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دیجیے. اسی طرح ایک بل جو ہے وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے, اس پر وزیر اعظم صاحب نے سپیکر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے. اس میں تمام جو مدارس کی تنظیمیں ہیں, جو مشائخ کے نمائندے ہیں, علماء کے نمائندے ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. اس کا ایک اجلاس سپیکر صاحب کی سربراہی میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی پی سی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے. دوسری جانب فیڈرل ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا گفتگو کر رہے. پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے متعلق صحافی کا شہباز شریف سے سوال. شہباز شریف نے جواب دیا کہ اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے, یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جتنی دیر اقتدار میں رہے گی اکانومی اور تباہ ہوگی. شہباز شریف سے سوال کیا گیا کہ کیا بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلق اس میں عوام کے اوپر اثر پڑے گا, تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے. 38 روپے ہوگی ہے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے سر اکانومی کے متعلق کیا یہ تباہی ریورس ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت تو بالکل ناکام ہو چکی ہے. جتنی دیر رہے گی اکانومی اور تباہ ہو جائے گی.
हुकूमत डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से कहना था कि हमने दिन रात मेहनत करके डेंगू को कंट्रोल किया था। शहबाज शरीफ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। वो इस वक्त गरीब आदमी का उसने भुलकस निकाल दिया है और नए पाकिस्तान के दावेदार थे, आज ज़रा आम आदमी के घरों में जाके देखें कि वहाँ पर फाकों डेरे लगाए हुए हैं, दवाइयाँ पहुँच से दूर हो गई हैं। लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे हमने दिन रात मेहनत कर कर डेंगू का कला कुमा किया था, आज डेंगू से लोग फौत हो रहे हैं। यानी ये टाइम पर स्प्रे भी नहीं करवा सके और बेहिसी है, दिन रात झूठ बोलते हैं। IMF ने अब कह दिया है कि कमर तोड़ महंगाई के बावजूद आप नए टैक्सेस लगाएं। मैंने हमेशा कहा है कि मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर है। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और हम इंशाल्लाह अमली तौर पर आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। आगे बढ़ेंगे। महकमा सेहत की जानिब से 24 घंटों की डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। महकमा सेहत की लाहौर में डेंगू के 204 नए मरीजों की तस्दीक। अस्पतालों में डेंगू के 854 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मजीद जानेंगे अजमत आवाम से। अजमत, बताइएगा, डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तो डेंगू अब शहर में बेकाबू हो गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी जो शहर में जो डेंगू के मजीद 204 केसेस सामने आए हैं और अब रवां साल से अब तक जो डेंगू के केसेस है वो 5000 से भी ज़्यादा तजाविज़ कर चुके हैं और यहाँ से डेंगू की जो सेवेरिटी है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रवां साल से अब तक डेंगू के 5078 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ महकमा सेहत की टीमों ने लाहौर में 1556 मकामात इंडोर और आउटडोर मकामात से जो लार्वा है वो भी तलब किया गया है और सीबी माइनिंग जान से यही कहा जा रहा है कि ये जो एक महीना ये इंतहाई खतरनाक है, इसमें शहरी खासा एहतियात करें। जी आसमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से डेंगू के हक़ाइक़ छुपाने के खिलाफ पंजाब असम्बली में इजहार तशवीश की करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा करवाते हुए कहा गया कि पंजाब में डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत जानबूझकर मरीजों की तादाद को पोशीदा रख रही है। MPA सादिया तैमूर का करारदाद में कहना है कि हुकूमत ने डेंगू से अमवात और कन्फर्म मरीजों के अदाद-ओ-शुमार से मुतालिक कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हुकूमत पर तनकीद, बोले हुकूमत डेंगू कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। नून लीग डेंगू की अबतर सूरत हाल पर पंजाब असम्बली इजलास के लिए आज रिक्वेजिशन जमा कराएगी। नाम की चीज नजर आ रही है। डेंगू का ये जो मच्छर है, इसको जब तक हम मिलकर सर्वेलेंस नहीं करेंगे, इसके लार्वे को खत्म नहीं करेंगे, इसके एग्स को ढूंढकर तलफ नहीं करेंगे, जब तक ये इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। आज हम पंजाब असम्बली के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज के हुक्म पर 12 बजे रिक्वेजिशन जमा कराने जा रहे हैं। हम पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि डेंगू पर फौरी तौर पर बात की जाए, बहस की जाए और जो ये कमर तोड़ महंगाई है इस पर फौरी तौर पर बहस की जाए। मुस्लिम लीग नून ने और दीगर अपोजिशन जमातों ने महंगाई के इशू पर बाहर निकलने का जो फैसला किया है, मैं अवाम से अपील करता हूँ कि ये वो वक्त है कि आएँ, निकलें, बाहर निकलें, एहतजाज करें, मिलकर एहतजाज करें ताकि इन हुक्मरानों को कोई समझ आए कि जो जिस तरह से ये गरीब पर जुल्म के ताज़ियाने बरसा रहे हैं, इनको ये कहा जाए कि बस अब बहुत हो गई, कोई और रास्ता निकालिए। ये रास्ता कोई नहीं है कि आपको जब पैसों की जरूरत पड़ती है आप बिजली, गैस, पेट्रोल बढ़ाते हैं और आप आवाम। और अभी आपको बताएं कि बेगम गवर्नर परवीन सरवर की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया। हमें वहाँ से सीड्स भी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें और भी, और वहाँ जाके मुझे पता चला जो भी हमारे मुल्क के अंदर जो दालें बिकती है वो सारी कालाकोनिया से आती है और हमारी देखें कितनी ज़मीनें हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारे मुल्क में होंगी तो हमारा एक तो महंगाई ख़त्म होगी और दूसरा हमारे मुल्क में अगर ग्रो करेंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे और हमारी जो इकॉनमी वो बेहतर होगी। अभी भी गवर्नर साहब पिछले 10 दिनों में वो ब्रसल्स में गए हुए हैं। ही वेंट टू ब्रसल्स, ही वेंट टू हंगरी, क्योंकि हमें GSP+ की ज़रूरत है। तो पहली दफ़ा भी जब नून लीग का ज़माना था उस वक्त भी गवर्नर साहब गए थे तो हमें 5 साल के लिए मिली। उसके बाद दोबारा वो गए तो हमें 3 साल के लिए मिली। अब दोबारा वो गए कि वो ख़त्म करने लगे थे क्योंकि बांग्लादेश, टर्की, इंडिया हमारा अपोज कर रहा है। तो
अगर हमें GSP प्लस मिल जाता है तो हमारी इकोनॉमी को $20 बिलियन का फ़ायदा होगा। जो N133 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। N133 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। परवेज़ मलिक के इंतकाल के बायस N133 की नशिस्त खाली हुई है। N133 के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तायुनात, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी नजर अब्बास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद बासित अली शाह रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। मोहम्मद इब्राहिम अरबाब शाहिद अली असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। 20 अक्टूबर को कागजात नामजदगी जमा कराने का नोटिस आवेजा किया जाएगा। 21 से 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। 26 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम शाया कर दिए जाएंगे। 30 अक्टूबर को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड्स की मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 4 सीटों पर बिला मुकाबला कामयाब। मजीद जानेंगे फसीउल्लाह से। फसी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कैंटोनमेंट बोर्ड्स की मखसूस नशिस्तों पर 26 अक्टूबर को इंतखाबात होने थे। ताहम क्योंकि दोनों बोर्ड्स में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, अगर वाटन कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ पे 9 में से 9 सीटों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब है। इसी तरह अगर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ उसे 4 से जो है वो अक्सरियत हासिल है। इसी तरह दोनों जो बोर्ड्स हैं इसमें नून लीग के जो मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। अगर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो लेबर सीट पर सैयद इखलास शाह और अकलियत सीट पर अस्तर शहजाद सरोया कामयाब हुए हैं। इसी तरह वाटन बोर्ड। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की फजा आलूदा हो गई है, स्मोक भी बढ़ गई। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 231 रिकॉर्ड की गई। शहरियों को घर से निकलने से पहले मास्क पहनने की हिदायत की गई है। स्मोक से आंख गले की बीमारियां फैल रही हैं। माहिरीन के मुताबिक शहरियों को स्मोक की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मजीद जानेंगे मायदा वाहिद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करें शहर में स्मोक की तो आज स्मोक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लाहौर शहर के जो स्मोक है एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। 231 जो है वो स्मोक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लाहौर में पहले भी जो है स्मोक कभी कम होती नज़र आ रही थी, कभी बढ़ती नज़र आ रही थी, लेकिन आज जो है सबसे ज़्यादा इसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी माहिरीन की जानिब से भी यही इनको शहरियों को हिदायत दी जा रही है कि प्लीज़ जब घरों से बाहर निकलते हैं तो फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क का खास तौर पर जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस सब ओपन है। तो बच्चे भी जो हैं, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर जो हैं वो सुबह सवेरे सफ़र करते हैं और सुबह जो है सुबह के औकात में स्मोक ज़्यादा देखने में नज़र आती है। तो छोटे बच्चों को भी जो है वो एहतियाती तदाबीर घर से जो है वो मास्क वगैरह पहना कर उनको भेजें ताकि ये स्मोक से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे शहरियों के लिए यही हदायत जारी कर रहे हैं कि स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है। 231 रिकॉर्ड की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो शहरियों के लिए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी जांचने के लिए पहली बार सेंसर्स नस्ब कर दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आलूदगी के हक़ाइक़ जानने के लिए सेंसर्स नस्ब कर दिए हैं। मज़ीद जानेंगे इमरान जुनस से। इमरान जुनस, आगाह कीजिएगा कि आलूदगी के पैमाने के लिए सेंसर नस्ब किए गए हैं। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने हवाई आलूदगी के ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए लाहौर में पहली बार सेंसर नस्ब कर दिए हैं। इससे पहले हवाई आलूदगी जांचने का वाहिद जरिया सिर्फ सैटेलाइट था। इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी से माहौलियात और जंगली हयात के माहिर डॉक्टर जुल्फ़कार की सरबराही में क्रेन फील्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के ताउन से ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी सेंसर्स बनाए जो अमरीका में असेंबल हुए। ठीक है इमरान जुनस, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का सफाई और इंसदाद डेंगू सरगर्मियों के लिए मुख्तलिफ इलाकों का जायजा। इलाका मकीन खातून की शिकायत पर LWMC की कलेक्शन साइट का दौरा किया। शाहजमाल, शादमान और दीगर इलाकों में सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। कूड़ा कलेक्शन साइट के गिर्द सफाई को 100% यकीनी बनाया जाए, कमिश्नर लाहौर की जानिब से हिदायत की गई। दाता गंजबख्श टाउन में जारी इंसदाद डेंगू डीप सर्विलेंस का भी जायजा लिया गया है। कूड़े के ढेरों को रोजाना की बुनियाद पर उठाना जरूरी है, हर जगह चेकिंग की जाएगी। कमिश्नर लाहौर की जानिब से इस मौके पर गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि अगर रोजाना कलेक्शन पॉइंट को खाली किया जाए तो कचरा बदबू नहीं फैल सकती। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।